राकेश पाठक, सीधे आपके पास पहले आता हूं। जिस तरीके से आज ये खबर शुरू हुई सवेरे और जो ये कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? और सीधे सीधे एक पॉलिटिकल सवाल भी सोशल मीडिया पर खूब पूछा जा रहा है कि क्या ये 2024 की तैयारी है? डॉक्टर राकेश पाठक। हाँ, देखिए आरपी, पहली नजर में मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी संस्था हो, कोई समाज सेवी संस्था हो, मीडिया संस्थान हो, अखबार का दफ्तर हो, उसके संचालक, उसके मालिक अगर कोई वित्तीय गड़बड़ी करते हैं या कोई पत्रकार भी कोई वित्तीय गड़बड़ी करता है तो कानून को पूरा अधिकार है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जो संस्था है, जो संस्थान है, अगर उसके पास कोई विदेशी फंडिंग आता है, चीन से कोई निवेश उन्हें मिल रहा है, तो इसके लिए मालिक जिम्मेदार हो सकते हैं, उसके संचालक जिम्मेदार हो सकते हैं, वहां काम करने वाले पत्रकार, रिपोर्टर, एडिटर, सब एडिटर, वे सीधे कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? हमने 3 साढ़े 3 दशक पत्रकारिता की है और आज भी सक्रिय पत्रकार हैं। लेकिन जब नौकरियां करते थे दूसरे संस्थानों में, अखबारों में या टेलीविजन चैनल में, तो अखबार मालिक अपने आर्थिक संसाधन कहां से जुटाते हैं इसका कोई वास्ता हम सबसे नहीं होता था। पहली बात तो ये रही। तो मैं कानून के उस विस्तार तक जाने के पक्ष में हूं कि कोई भी व्यक्ति हो वो कानून से परे नहीं है। अब इस कार्यवाही के पीछे की मंशा को समझने की जरूरत है। हम सब जानते हैं राम प्रकाश जी के इस वक्त इस देश में एक छोटा सा हिस्सा बचा है पत्रकारिता का, मीडिया का, जो सत्ता के प्रतिपक्ष में आज भी बना हुआ है। उस सरकार से, सत्ता से, प्रधानमंत्री से अपने अपने तरीकों से सवाल पूछता रहता है। खास तौर से जो समानांतर मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, न्यूज पोर्टल है, उनमें से एक तबका ऐसा है जो अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है। न्यूज क्लिक के ये सारे साथी, चाहे वो उर्मिलेश जी हो, अभिसार हो, भाषा सिंह हो, प्रवीर पुरकायस्थ हैं, परंजय गुहा ठाकुरता हैं, जितने भी नाम अब तक सामने आए हैं, ये वे लोग हैं कि सत्ता किसी भी की भी रही हो, यूपीए की सरकार थी तब भी ये लोग सरकार से प्रश्न पूछते थे। तो इन्हें अब खामोश करना है। सत्ता नहीं चाहती कि उससे कोई सवाल पूछा जाए, असहमति का अब कोई स्थान नहीं बचा है इस अमृत काल में। तो किसी बहाने से इन पर यह कार्रवाई हो रही है। आपने जैसा जिक्र किया, मैंने भी एक अपने वीडियो में बात की है कि यूएपीए कानून तो बहुत गंभीर कानून है। आपने ठीक कहा, उसमें जमानत भी नहीं होगी। क्या इस देश के लोग इस बात को नहीं मानेंगे, जानेंगे कि ये जितने लोग पकड़े गए हैं, क्या ये आतंकवाद के समर्थक हैं? क्या ये आतंकवाद के कलपुर्जे हो सकते हैं? क्या आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं? होने को कोई भी हो सकता है। अभी डीआरडीओ का एक डायरेक्टर पूना में पकड़ा गया। मेरी जानकारी के मुताबिक आज तक उसके ऊपर देशद्रोह का कोई कानून लागू नहीं हुआ, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, और शायद उसकी जमानत हो गई है, होने वाली, जो कि सीधे पाकिस्तान के साथ जासूसी में लिप्त पाया गया है। दूसरी तरफ ये पत्रकार हैं जो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं। उनको खामोश करने के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए सत्ता ने, सरकार ने ये अंकुश लगाया है। इसे मैं एक तरह का अघोषित आपातकाल मानता हूं। हम सब जानते हैं कि आज मीडिया में रहकर सवाल पूछना कितना कठिन काम है। जो सरकार किसी भी तरह की असहमति को बर्दाश्त नहीं करती है, वे चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे किसान हों, पत्रकार हों, खिलाड़ी हों, विद्यार्थी हों, इस अमृत काल में उसे कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहिए जो सवाल पूछ सके। फिर भी हम लोग अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मैं इस कार्रवाई को सीधे सीधे पत्रकारिता के उस बचे हुए हिस्से को पूरी तरह खामोश करने का एक कदम मानता हूं, जो आज भी जमीर के साथ खड़ा हुआ है। भले उसमें से भी बहुतों के लोग हाथ बांधे जा रहे हैं। बड़ा तबका है जो बिक चुका है या डर चुका है। जो बिके नहीं है, जो डरे नहीं है, उन्हें अब इस तरह कानून के डंडे से चुप कराने की कोशिश है। जी आरपी, फुल पेज ऐड है इंडियन एक्सप्रेस का, और ये मैं इसलिए दिखा दे रहा हूं कि ये फुल पेज ऐड है इंडियन एक्सप्रेस का, चाइना का, की सरकार का। और ये जो चाइना का झंडा के साथ है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिबेट को मैं थोड़ा और खोल देना चाह रहा हूं। चाइना का नैरेटिव आप बना के ये बताते हैं कि जिसने भी चाइना से संबंध रखा वो देशद्रोही।
मुझे एक चीज और बताइए, फुल पेज ऐड चाइना का उसके झंडे के साथ है, जी जिनपिंग की फोटो के साथ है, पाकिस्तान का कोई क्या कभी फुल पेज ऐड निकालने की किसी की हिम्मत है यहाँ पे? मैं इसलिए पूछ ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये जबकि पाकिस्तान से हमारे संबंध ज्यादा, हम उनकी भाषा समझते हैं, हमारा उनका खाना कई लोगों का एक जैसा है भाई, जो पंजाबी जो हमारा पंजाब और उनका पंजाब हमारा, वो काफी कुछ समानता है। क्या हमारे यहाँ किसी की हिम्मत है कि पाकिस्तान का पाकिस्तान डे के दिन एक फुल पेज ऐड निकाल के उनके झंडे के साथ निकाल दें? मैं डिबेट को थोड़ा और व्यापक कर रहा हूँ, इसमें से कुछ लोगों का कहना है कि नहीं उसको टू दी पॉइंट रखें, टू दी पॉइंट ही है। ये डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं कि बाकी लोग इस डिस्कशन को नहीं करते हैं। डॉक्टर पाठक। तो आनंद, बिल्कुल आनंद जी, आपने सही फलक पर उसको ले जाने की बात कही है। एक दो बातें प्रशांत भाई और हिमांशु जी ने कही, उनको थोड़ा सा ले लें फिर हम बात करते हैं। विदेशी फंडिंग को लेकर जो बात चल रही है, हमारे देश में 1976 में एफसीआरए कानून बना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कोई भी समाजसेवी संस्था, राजनीतिक दल दुनिया के किसी देश से कोई फंड लेता है तो उसके लिए उसका लाइसेंस उसे लेना पड़ता है। हर साल उसको अपने विदेश से लिए गए फंड का लेखा जोखा रखना पड़ता है, लेखा जोखा सरकार को बताना पड़ता है। अभी 25 सितंबर को उसमें कोई एक संशोधन भी हुआ है, जो अभी मैं देख रहा था कि अब आपने अगर उस फंड से कोई स्थायी संपत्ति, अचल संपत्ति बनाई है, मान लीजिए कोई एनजीओ है, उसने चीन, जापान, अमेरिका कहीं से भी कोई फंडिंग ली है, तो पहली बात तो यह है कि वो एफसीआरए कानून के तहत लिए गए लाइसेंस के जरिए ही आ सकती है। इसके अलावा कोई भी पैसा आएगा तो हवाला का पैसा है, वो तो 2 नंबर का है। तो चीन से अगर फंडिंग किसी संस्था के जरिए, चीन सरकार के या चीन के किसी उद्योगपति घराने से, या जो कोई सिंघम साहब जिनका नाम हम लोग सुबह से ले रहे हैं, उनसे लिया है न्यूज क्लिक में, अगर उस लाइसेंस से इतर और लेखा जोखा न बता कर लिया है, अपने कागजों में, अपनी रिपोर्ट्स में उसको नहीं बताया है, तो स्वाभाविक है वो एक आर्थिक अपराध है। लेकिन यूएपीए कानून तो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है। बाकी जो धारा लगी है उसमें 153A, वो दो समुदायों के बीच में वैमनस्य बढ़ाने वाली है। तो क्या इन पत्रकारों ने ऐसी कोई खबर कभी दिखाई है कि दो समुदायों, दो वर्ग में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वैमनस्य पैदा करने वाली है? हम सब जानते हैं ये सब लोग जो आज उठाए गए हैं, इनमें से कोई उस तरह का पत्रकार नहीं है। सोहेल हाशमी इतिहासकार हैं, बी रघुनंदन आपने कहा वैज्ञानिक हैं, हम सब जानते हैं, दिल्ली साइंस फोरम से जुड़े हुए हैं। तो सीधी सीधी मंशा है असहमति की कमर तोड़ने की। अब मैं उस व्यापक फलक पर चलता हूं जहां आपने अखबार में छपा हुआ विज्ञापन दिखाया। चीन को लेकर इस सरकार को और इस सरकार के समर्थक तबके को, मीडिया के उन हिस्सों को जो आज सरकार की इस कार्रवाई के पक्ष में खड़े हैं, इनको तकलीफ क्यों होना चाहिए? चीन तो नरेंद्र मोदी और इस केंद्र सरकार का सबसे हिजगरा देश है। हिजगरा हमारा आंचलिक शब्द है, यानी सबसे प्रिय, ये से लगा हुआ, हमारे जिगर से लगा हुआ। तो माननीय मोदी जी का सबसे प्रिय देश तो चीन है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा चीन जाने वाले व्यक्ति वे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी। सबसे ज्यादा चीन के साथ कारोबार इस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। 37% इस साल हमारा कारोबार चीन से जो निर्यात होता है उसमें बढ़ा है, और हमारी तरफ से जो चीन को निर्यात होता है उसमें घटोत्तरी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, बीजेपी के नेता चीन जाते रहे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कामकाज समझने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री उन्हें झूला झुलाते रहे। ऐसा क्या हो गया कि एक संस्था अगर चीन से कोई फंडिंग ले रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर वो अवैध रूप से उसने ली है तो बिल्कुल फांसी पर लटका दीजिए, तिहाड़ में आजीवन के लिए बंद कर दीजिए। लेकिन मूल मंशा पत्रकारों पर कुठाराघात करने की है। ये एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूं आनंद जी। आपको याद होगा अभी कुछ 8-10 साल पहले चिटफंड का कारोबार बहुत बड़ा था, हिंदी हार्टलैंड में भी, बंगाल अंगल में भी बड़ी बड़ी चिटफंड कंपनियां आपके उत्तर प्रदेश में भी रही होंगी, मध्य प्रदेश में भी। तो ये जो चिटफंडिये थे, चिट फंड के जरिए जिन लोगों ने अनाप शनाप पैसा कमा लिया था, वे मीडिया के कारोबार में कूद गए थे। बहुतों ने अखबार चालू कर लिए, रीजनल न्यूज चैनल चालू किए थे, और उनमें भी पत्रकारों ने काम किया।
कालांतर में वे कानून के शिकंजे में आए और ज्यादातर अखबार बंद हो गए, और जो चिट फंड चलाने वाले लोग थे वे कंपनियां बंद हो गई, उनके संचालक जेल में। लेकिन तब भी किसी पत्रकार, रिपोर्टर, डेस्क पर बैठने वाले सब एडिटर, संपादक, किसी पर कानून ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वे सचमुच में उस गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं थे, वे कहीं उसमें लिप्त नहीं थे। तो आज की कार्रवाई बिल्कुल साफ है कि न्यूज क्लिक के संचालक, प्रमोटर्स ने अगर कोई वित्तीय अनियमितता की है तो वैसे भी वो यूएपीए से ज्यादा आईटी कानूनों में कोई अनियमितता हो सकती है, उसके अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यूएपीए में लपेट लेने का अर्थ यह है कि उन्हें बहुत लंबे समय तक सीखचों में रखने की मंशा है सरकार की। हम सब जानते हैं उसमें जमानत नहीं होगी। एक पत्रकार साथी कैद है, उसकी जमानत नहीं हो रही आज तक, इतने दिनों से, इतने सालों से। तो कुल मिलाकर सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करना चाहती है, असहमति की आवाजों को हमेशा के लिए खामोश करना चाहती है, एक हिस्से पर ये चाबुक चला के बाकी लोगों को डराना चाहती है कि द पब्लिक इंडिया भी खामोश हो जाए, आनंदवर्धन सिंह भी बोलना बंद कर दें, हिमांशु भाई और हमारे बाकी सब साथी आरपी भाई और हम सब लोग बोलना बंद कर दें, प्रशांत जी की जुबान भी बंद हो जाए। आज सुबह एक चैनल से मेरे पास फोन आया, उसका पहला शब्द ये था, पुलिस अब तक घर तो नहीं पहुंची है। मैंने कहा अब तक तो नहीं आई है, तो बोले नहीं आई है तो डिबेट ज्वाइन कर लीजिए। तो आप कल्पना कर सकते हैं हम किस दौर में पहुंच गए हैं। आपातकाल का जिक्र शायद प्रशांत कर रहे थे, हम छोटे ही थे, लेकिन जब हम समझे, जब हम विवेकवान हुए तो हम आपातकाल के पक्ष में कभी नहीं रहे ना। उस वक्त नई दुनिया ने आपातकाल जिस दिन घोषित हुआ था उसके दूसरे दिन संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया था, उसको ब्लैंक छोड़ा था, एक शब्द उसमें नहीं था। ये प्रतिरोध का, असहमति दर्ज कराने का एक तरीका था। लेकिन आज तो आप ये भी नहीं कर सकते। आज आप डिबेट में बैठे, हम सचमुच नहीं जानते हम सब तक कब पुलिस पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर ये घबराई हुई सरकार है, ये हर बोलने वाले को चुप करा देना चाहती है। ये आनंद।